हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स क्लासेस की प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिस्कल पॉलिसी है। इसी के साथ साथ इसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। आप चाहें तो अगर क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत हो तो मॉनेटरी पॉलिसी पे एक लेक्चर पहले से ही डला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जा करके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Fiscal policy play an important role in elevating the rate of capital formation in public sector। हाँ, ये करता है, हमने पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में करता है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टिमुलस टू एलिवेट दी सेविंग रेट को बढ़ाने में भी मदद करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने में भी ये मदद करता है, बिल्कुल सही। इट डज नॉट डील विद द कैपिटल फॉर्मेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये गलत दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में करता है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, तीनों सही है, आंसर ए हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है काउंटर फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंटर फिस्कल पॉलिसी। इट बिकम क्रिटिकल ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक संकट के दौरान यह महत्वपूर्ण हो जाती है। यह मंदी के दौरान खर्च को कम करके व्यापार चक्र को स्थिर बनाती है। ठीक है, मंदी के दौरान खर्च को कम करके, तो ये गलत है। ठीक है, खर्च को हमें बढ़ाना पड़ता है मंदी के दौरान, और जो टैक्स है इसको कम करना पड़ता है। खर्च की जगह अगर कर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, मगर लिखा क्या है, खर्च। तो इस हिसाब से इसमें पूछा क्या है कि क्या सही है, तो आंसर आपका हो जाएगा केवल ए। ठीक है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में देखा था। पहला वाला और जो दूसरा वाला दोनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि elevating the rate of formation in both public and private sector, फिर focuses in providing elevate the saving rate, और ये हो गया। ठीक है, और फिर जो काउंटर फिस्कल पॉलिसी रहती है वो हमने देख लिया था कि रिसेशन में और बूम में क्या क्या वो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का कौन पार्ट नहीं होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है कहाँ से, डेटर से, जिसको हमने दिया होगा उससे। फिर ये होता है रिसिप्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स तो आते ही है रेवेन्यू में। द डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है यहाँ पे। रिसिप्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये भी बिल्कुल सही है, नॉन टैक्सेबल इनकम होता है ये। ठीक है, दी रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, ये गलत है, ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम, ये क्या है कि विच डील विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से बात करती है, तो ये फिस्कल पॉलिसी होती है। जैसे कि हमने देखा है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है, और जो मेनली किससे संबंधित होती है, मनी सप्लाई से। ठीक है, तो वैसे ही फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये संबंधित होती है पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर से, किसका, गवर्नमेंट का, है ना। और फिर इसमें हमने देखा था कि इसमें क्या क्या वो करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इन सिंपल वर्ड्स, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू द वे अ गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द एस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये काय के ऊपर है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज वेस्टेड विद द आरबीआई थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी संसद के एक विधेयक या अधिनियम के माध्यम से रिजर्व बैंक के पास है, बिल्कुल सही। मुद्रास्फीति जो लक्ष्य है, हर 5 साल में एक बार भारत सरकार के परामर्श से आरबीआई निर्धारित करता है, नहीं, निर्धारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, किसके परामर्श से, आरबीआई के परामर्श से। आरबीआई मुख्य रूप से अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति बनाने हेतु मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो वन हट गया, सी हट गया, डी हट गया, आपका ऑप्शन क्या बचा, बी। बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसके ऊपर है, फिस्कल इंडिकेटर के ऊपर है। ठीक है, फिस्कल इंडिकेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वित्तीय संकेतक या राजकोषीय संकेतक भी कह सकते हैं। तो ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय राजस्व और प्राथमिक घाटा को बताना होता है, बिल्कुल सही है। राज सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर और गैर कर को बताना पड़ता है, बिल्कुल सही है कि जीडीपी में टैक्स से कितना अमाउंट आ रहा है, नॉन टैक्स से कितना आ रहा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज, बिल्कुल सही है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। ठीक है, फिर ये इसका
वो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट को देना रहता है फिस्कल इंडिकेटर। कैसे, कौन कौन से होते हैं, जैसे फिस्कल हो गया, रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। हमने पिछले लेक्चर पे देखा होगा कि हमने 3 डेफिसिट मेनली देखे थे, तो वो यही 3 थे। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के कितने परसेंटेज में फिस्कल डेफिसिट है, जीडीपी के कितने परसेंटेज में रेवेन्यू डेफिसिट है, जीडीपी के कितने परसेंटेज में प्राइमरी डेफिसिट है, ये देखते हैं। और फिर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट एज गवर्नमेंट टू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, फिर क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, है ना, सरकारी उधारी के संबंध में है। सरकारी उधारी बजट दस्तावेज में पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों दोनों के अंतर्गत आता है। सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करके उधार लेती है, जिसे सरकारी भूति और ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ये हमने देखा था। सरकार के राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा पिछले कर्ज पर उसके ब्याज दायित्व से आता है। ठीक है, तो इसमें एक जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये गलत है, क्योंकि ये जो बोरोविंग है ये इन्होंने बोथ बताया, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ पे नहीं होता है, केवल कैपिटल रिसिप्ट में होता है। तो 1 हट जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज गवर्नमेंट बोरोविंग, क्या होती है सरकारी उधारी। बोरोविंग इज अ लोन, वो एक लोन होता है, रेंट होता है जो गवर्नमेंट लेती है, और जो कैपिटल रिसिप्ट में आता है किसके, बजट में। ज़्यादातर गवर्नमेंट बोरो जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके की जाती है, जिसे हम यूजुअली यानी कि सामान्य तौर पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर ट्रेजरी बिल्स जिसको कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स अलग अलग हो सकती है, 90 दिन की, 180 दिन की, 360 दिन की। ठीक है, बल्क ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन पास्ट डेब्ट, है ना, जो हमने पिछले के जो ऋण दिए हैं हुए उसमें जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट आता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन एक सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स में, ये 3 मार्कर में आपको आ सकता है, आप 3 मार्कर में ध्यान रखिएगा कि जिसमें इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई रहता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रहता है। जब कोरोना आया था हमारे यहाँ तो बोल रहे थे कि इंडिया जो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में आ सकता है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन भी था और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 3 एंड 4। ठीक है, तो फिर आखिरी में मैं ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो है ये मैंने आप लोगों के लिए ये रखा है, मेंस टाइप क्वेश्चन है, जिसे आप एक्सप्लेन व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं और यह किस प्रकार मौद्रिक नीति से भिन्न है। ठीक है, 200 वर्ड्स हैं, आप चाहें तो इसको 250 में भी लिख सकते हैं। ये जनरली यूपीएससी का क्वेश्चन था, मैंने यूपीएससी के लिए इसको दे दिया है, जिसे आप 250 वर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।